अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज पुकार है हमारी नौजवान नस्ल की जो नशे में पड़ गई। आज का टॉपिक जो है ना बड़ा दुख देने वाला है। नशा जो है वो हमारे मुआशरे में हमारी नौजवान नस्ल की रगों में फैलता जा रहा है। हर दूसरा बंदा नशा करने लग पड़ा है। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, इधर उधर लोगों से बात कर रहा था, कुछ दोस्त मिले अंदरून शहर में मिले, उन्होंने कहा भट्ट साहब अंदरून शहर की हर गली के अंदर नशा बिक रहा है, लोग नशा बांट रहे हैं, लोग नशा बेच रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे जाके नशा ले रहे हैं, स्कूल के बच्चे नशा खरीद रहे हैं, स्कूल के छोटे छोटे मासूम बच्चों को नशा पहुंच रहा है। पहुंचा कौन रहा है उन लोगों तक तो बाद में जाएंगे। पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह कहते हैं ना, सबसे पहली जो आपकी तरबियत गाह होती है वो आपका घर होती है, सबसे पहली डिफेंस लाइन होती है वो आपका घर होती है। तो घर से अपने बच्चे को कैसे महफूज करना है। और जो बच्चे खराब हो चुके हैं, जो बच्चे इस नशे में पड़ गए, स्पेशली आइस के नशे में, आइस का नशा आजकल इस तरह बढ़ता जा रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है, ये कैंसर की तरह हमारी सोसाइटी को खाता जा रहा है। तो आइस के नशे में पड़े हुए बच्चों से बात करवाऊंगा आपकी और डॉक्टर से बात करवाऊंगा। आज का प्रोग्राम पेरेंट्स के लिए देखना बहुत ज़रूरी है, जिनके बच्चे टीनेज में जा रहे हैं या जिनके बच्चे जवान हो रहे हैं, उनको अपने बच्चों पे नज़र रखनी पड़ेगी। आगे चल के आपको कुछ बच्चों से बात करवाता हूँ जो इस मूजी, इस बीमारी की, इस एडिक्शन का शिकार हो चुके हुए हैं। नशे के बारे में हम बात कर रहे हैं, नशा स्पेशली आइस के बारे में, और जो नौजवान इसके अंदर गिरते जा रहे हैं और नौजवान वो जो रास्ता भटकते जा रहे हैं, वो नौजवान जो प्रोडक्टिव हो सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को किसी अच्छी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, नौजवानों से हटते जा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। एक रिहैब में मौजूद हैं, रिहैब में इतरत ज़हरा साहिबा हैं जो इस तमाम रिहैब को चलाती हैं। उनके साथ डॉक्टर साहब हैं जो डॉक्टर साहब यहाँ बच्चों को देखते हैं और उनकी मेडिसिन और उसका ख्याल रखते हैं। दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ पेशेंट भी यहाँ पर मौजूद हैं, एडमिट के लोग भी मौजूद हैं, वो भी अपनी कहानी बताएंगे। आज का शो देखना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि नशा हमारी सोसाइटी को ख़राब किस तरह करता जा रहा है, आज हम ये जानने के लिए। क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है। जी शुक्र है अल्लाह का। कैसे आए आप यहाँ पर? जी मैं ऐश करता था पहले स्टार्टिंग में। अच्छा, तो ऐश से आहिस्ता आहिस्ता मैं आइस की तरफ गया। आइस करने पे आए? हाँ जी। अच्छा। पाउडर भी किया साथ साथ। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 20 साल। 20 years, you're too young यार ब्रदर। तो क्यों शुरू किया नशा? पहली दफा कैसे नशा किया? पहली दफा पार्टी में किया था दोस्त के साथ। अच्छा। तो उसके बाद वो घर के पास ही अवेलेबल मुस्लिम टाउन से हर चीज मिल जाती है। अच्छा। तो 100-200 रुपए में मिल जाती चीज आराम से। 100-200 में क्या लेते थे तुम? आइस भी मिल जाती है 100-200 में, पाउडर भी मिल जाता है। सरेआम वहाँ पे खड़े हो गए। छठा पढ़ते हो गए? 20 साल में कॉलेज में हो गए? कॉलेज में लगा, मैं स्कूल लाइफ में था। लगा स्कूल में थे, यानी कि कितनी उम्र में पहली दफा किया था आपने? 14 साल की उम्र में पहली दफा। 14 साल की उम्र में, और अब तुम्हें 6 साल हो गए ये करते हुए। वापस आना चाहते हो तुम? जी अब वापस आना चाहता हूँ। क्यों, अब वापस क्यों आना चाहते हो? ये इसमें ख्वारी बहुत ज्यादा है। क्या ख्वारी है? पहले तो नशे के लिए आप तड़पते रहो। हाँ। जब नशा मिले फिर वो आपको सिर्फ नॉर्मल करता है, आपको एक्टिव करता है, थोड़ा सा नशा नहीं होता। अच्छा, मैं 14 साल की उम्र में जब तुमने पहली बार किया तो क्या सोच के किया, क्या वजह बनी? 14 साल में तो मेरे ख्याल से तुम 8th क्लास में हो गए, 9th में हो गए? 10th क्लास। 10th क्लास में थे, 8th में हो गए, क्योंकि अगर 16 साल का बच्चा 10th मैंने जंप की है ना क्लासेस जंप की हैं। अच्छा पढ़ते थे? जी। वाह यार। तो फिर कैसे 10th क्लास में बच्चा जो सा है वो कैसे चला गया? बस यारों दोस्तों के साथ बैठ के ये ले लगा ले, कश मजा आएगा। पहली दफा कौन सा नशा किया था? चर्च का। जो सिगरेट पी रहे थे बच्चे? जी। 10th के बच्चे सिगरेट पी रहे थे? जी। और तुमने साथ में सिगरेट पी लिया? जी। फिर क्या हुआ? नशा चूंकि पहली दफा जब नशा करो तो तबीयत बड़ी खराब होती है। नहीं, मुझे थोड़े से चक्कर आए थे। फिर एकदम आंखों के आगे अंधेरा आ गया था। फिर जब घर वालों से लड़ाई हुई दूसरी दफा तब पिया। घर वालों से लड़ाई हुई थी? पैसों के मामले में, बस के पैसे मिले ज्यादा। पैसे लेना चाह रहे थे? जी। तो मामा पापा ने कहा कि नहीं लेने पैसे? पापा फोत हो गए, मामा ही थी। अच्छा, तो फिर मामा से पैसे मांगे, उन्होंने नहीं दिए? नहीं दिए। घर का सर्कल कैसे चलता है, कौन कमाता है? मदर ही कमाती है। मदर कमाती हैं। तो तुम्हें लगता था कि मदर से पैसे लेना अच्छी बात है, अगर वो कमाती हैं तो बेटे तो माँ का बाजू होते हैं। नहीं, माँ को तो बड़ा फख्र होता है अपने बेटे। कितने बहन भाई हो आप? 4 बहन भाई। 4 बहन भाई हो। तो भाइयों को पता चला, बहन भाइयों को, कि तुम ये करते हो? नहीं, तब तक नहीं पता था। कब पता चला उन्हें पहली बार? उनको पहली बार पता चला 2016 में। 2016 में? कैसे पता चला? जब मैं ओवर हो गया था, मतलब कि सरेआम करने लग पड़ा था। पहले छुप के करते थे, फिर सरेआम। मेरा भाई कैसे, तू सरेआम कैसे करना शुरू हो गया?
मतलब क्या क्या वजह बन गई, तू एकदम इतना कैसे खुल गया? मोहल्ले के बंदे देख दूख लेते थे, सिगरेट वगैरह लेते हुए ऊपर बैठे हैं छत पे पार्टीज कर रहे हैं। ओहो। और फिर दोस्तों के साथ? हाँ, शिकायतें घर मिलती थी। फिर तो घर वालों ने एक दो दफा पूछा है, मैंने आगे से। ये तब तक तुम चर्च कर रहे थे सिर्फ? हाँ जी। तो फिर उसके बाद दूसरा नशा कैसे शुरू हुआ? वो उसका सुरूर आना खत्म हो गया, एक टाइम पे खत्म हो गया? खत्म हो गया। ओए हो, फिर वहां से पाउडर पे लग गया, पाउडर के बाद आइस पे लग गया। पाउडर कैसे पीते थे? स्निफ करता था, स्निफ करते फिर थे? इंजेक्शन लगाने लग गया। पाउडर स्निफ करता था? पहले स्निफ करता था, 2-3 साल मैंने स्निफ की है, तो स्निफ का मजा खत्म हो गया। उसके बाद मैं इंजेक्शन पे आ गया। उसको अपनी नाड़ में लगाना शुरू नाड़ पे लगाना, मेरी नाड़ें सारी खत्म हो गई थी। फिर जाके मैं इधर आया। तो ये आइस कब से शुरू की तुमने? आइस मैंने 2017 से 2017 पाउडर के साथ अल्टरनेट करता था। जब पाउडर नहीं पीता था साथ आइस पीता। तो भाई तुझे मिलती कहाँ से थी ये सारी चीजें? मुस्लिम टाउन धर्मपुरा, आपका लाहौर होटल, हर जगह पे अवेलेबल है। और कितने पैसे लगते थे? 200, 200, 100, 200, 300 इतने में मिल जाती है। अब आम आसानी से मिल जाती है? बहुत आसानी से मिल जाती है। अच्छा, तो ये फिर चेंज कैसे करने का ख्याल आया, क्या वजह बनी? रोड पे जो पड़े हैं उनका हाल देख के। अपने पे कभी ऐसी नौबत आई नहीं कि हालों पे हाल हो गए और कहीं पे गिर गए, कहीं पड़े? एक दफा हुआ है जब मैं यहाँ से भागा था। अच्छा, यहाँ से भागने की कोशिश की? जी। फिर भाग के मैं गया हूँ सीधा मुस्लिम टाउन। अच्छा। फिर वहाँ पे पहले देखा कि कोई नशे मुझे मिलेगा, कराएगा नशा के, नहीं, किसी ने नहीं कराया। वहाँ से सीधा अपने घर गया हूँ, घर वालों को डरा के पैसे लिए हैं, मतलब कि सोटी उठाई है। सोटी उठा के मैंने कहा कि सीधे हो जो सारे, उन्होंने कहा पैसे दो। फिर मैं वापस मुस्लिम टाउन आया हूँ 1000 रुपया लेके। फिर मैंने इंजेक्ट किया है, तो वहीं पे बेहोश हो गया, गिर गया, ओवरडोज हो गया। ओहो यार, तुझे अपने आप से प्यार नहीं है? पहले जरा भी नहीं था। पहले जरा भी नहीं था? जी। मतलब प्यार क्यों नहीं है? अच्छी खासी सेहत है माशाल्लाह, अब तो तुम अच्छे लग रहे हो। बंदा शहर में हम रहते हैं, अंदरून शहर में, तो कहते हैं ना किसी बच्चे को दुआ दें अल्लाह जवानियाँ माने। तो तूने तो यार जवानी मेरे ख्याल से आने ही नहीं दी। 14 के अगर तू शुरू हो गया तो तुझे तो पता ही नहीं जवानी क्या होती है। जी सर। हाँ, कोई जिम शिम, कोई बॉडी शॉडी? जिम करते रहे हैं पहले, जब चर्च पीते थे तब साथ पीते थे, साथ में जिम करते थे? जी। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, चेंज क्यों करना चाह रहा है खुद को? जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, कुछ करना चाह रहा है। जी। और अभी तुम यंग हो, तुम 20 साल के हो, तुम्हें लगता है कि कभी तुम वापस जा सकते हो उसी गंदगी में जहाँ से तुम अभी आए हो? नहीं, अब नहीं मैं जाऊँगा। इरादा रखते हो? जी। कुछ सोच है तुम्हारी? वालिदैन में किससे प्यार करते हो? वालिदा से। वालिदा से प्यार करते हो? तो वालिदा को देख के दुख नहीं होता तुम्हें, या कि मेरी माँ मुझे पढ़ाया लिखाया? जब वाइट मतलब कि पाउडर जब पीते थे तब सोच सारी हमारी सुन हुई थी। बस ये होता था कि सुबह उठे तो कर लें, रात को सोए तो कर लें, और इसके अलावा कुछ नहीं? इसके अलावा कुछ नहीं। यार अल्लाह ताला तुम्हें सेहत दे यार, मेरी दुआ है तुम्हारे लिए। तुम माशाल्लाह नौजवान बच्चे हो, तुम्हें तो देख के दुख होता है। When your faith goes down, your fear goes up. Yes. ठीक है, आपका यकीन कम हुआ नहीं तो आपके डर खौफ बढ़ गए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और उसी को कूप करने के लिए बच्चे डर खौफ में हमारी फिर नेगेटिविटी बहुत हमारी चीजें आ जाती। मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े, मैं आप नाम नहीं बताना चाहता, एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, उसने सिगरेट कैसे क्विट की है। वो क्या, मैं घर में सिगरेट पी रहा था, मेरा पोता छोटा सा 2-4 साल का था, मैंने सिगरेट रखा तो वो जल रहा था सिगरेट, वो आया उसने उठा के मुंह में डाल दिया, उसका मुंह जल गया। कहते मेरे बेटे ने मुझे कहा कि पापा अगर इसको कुछ हो जाता तो आप अपने आप को माफ़ करते? मैंने कहा नहीं। कहता मैंने सिगरेट फेंक के, आज का दिन वो दिन मैंने सिगरेट छोड़ी। हम बात करें फॉर द जनरल पीपल, आप लोग जिन लोगों की बात करें या आपका शुमार जिन लोगों में है, वो सोसाइटी में सिर्फ 4% है जिनको अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्टेडली उनको मोटिवेशन पावर दी हुई है, और ये सिर्फ 4% लोग हैं। बाकी के 96% लोग हैं, उनको स्किल्स की ही नीड है। ठीक कह रही हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आप भी तो बात करके, मैं चाहता हूँ कि शायद मेरी पॉजिटिविटी इनसे या सुनने वालों से उनको पॉजिटिविटी मिल जाए। देखिए पॉजिटिविटी तो खैर शर्त है, वो तो सब में होने, वो होगी तो फिर नीचे चीजें ठीक होगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, वो तो शर्त है, लेकिन ये इतना वजन अपने ऊपर डालना भी हर किसी की कैपेसिटी नहीं होता। नहीं, अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे, मेरी दुआ है ये। भाईजान क्या हाल है आपका? मेरा भाईजान ये बताएं कितनी उम्र है आपकी? मेरी 29 साल उम्र है। 29 ईयर्स? जी सर। कौन सी एज से स्टार्ट किया आप? स्कूल लाइफ से ही। स्कूल लाइफ से?
यानी कि आप 16, 17, 15, 16? जी सर, सेम स्टोरी है सबकी, इसी तरह ही है। स्कूल लाइफ से शुरू हुए हैं सब। तो बाबा अच्छे स्कूल में पढ़ते थे? अच्छे स्कूल इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, इस पर गलत गैदरिंग थी मेरी। गैदरिंग गलत थी? अपने से बड़े बच्चों में थे या अपने जितने बच्चों में? नहीं, अपने जितने बच्चों में थे, लेकिन जरा वो चालाक बच्चे थे। क्या करते थे? पहला नशा क्या किया? सिंपल सिगरेट। सिंपल सिगरेट पिया? सिंपल सिगरेट से। फिर सिंपल सिगरेट से स्टार्ट हुआ, फिर स्टडी से नफरत हो गई हमें। मतलब पढ़ाई नहीं करते थे, छोड़ दी पढ़ाई छोड़ दी मैंने। फिर मैंने मैट्रिक नहीं किया, उसके बाद मैं काम करने लग पड़ा। अच्छा। फैक्ट्रीज में। अच्छा। वहाँ पे मैंने चर्च शुरू कर दी, इसी तरह ही आगे बढ़ता रहा। फिर कोकीन पे आ गया, फिर आइस पे आ गया। फिर ये आइस क्या करती है यार? आइस आपको ये मतलब कि नाइट शिफ्ट में करता था। अच्छा। तो मुझे किसी ने कहा कि आया अपना आइस करो तो जागे रहोगे आप, मतलब एनर्जेटिक रहोगे। ये आपको महसूस होता था कि आपको इस तरह करती है? जी, शुरू में तो था, लेकिन वो बाद में अजाब बन गया। आपने इसका साइड इफेक्ट क्या देखा? साइड इफेक्ट यही कि बस मैं रात को अगर मैंने किया है जागने के लिए, तो अगर मैं रात को मैं ड्यूटी करके घर गया हूँ सोने के लिए, तो पर 24 घंटे बस 48 घंटे बस जागते ही रहना। आप जागते रहेंगे? जागते रहेंगे। ये कैसे करते हैं आइस? क्या होता है ये इसी तरह जिस तरह पाउडर स्निफ करते हैं पन्नी में लगा के। अच्छा। इसी तरह ये लिया जाता है। इसको जलाते वलाते भी हैं कुछ? जी, इसी तरह ना पन्नी में लगा के इसको पन्नी पे रखते हैं और जलाते हैं नीचे से। सिगरेट के पैकेट के अंदर से जो पन्नी निकलती है ना, उसके ऊपर रखा जाता है आइस को, और नीचे से जलाते हैं और फ्यूम्स सूंघते हैं उसको। उसका उसका धुआं सूंघते हैं। आपको क्या इसके बाद आपके जिस्म में क्या क्या तब्दीली आना शुरू हुई जब आप इससे थक गए? बहुत ज़्यादा एडिक्शन होती थी, मतलब पूरे जिस्म में पेन होती थी, वो बर्दाश्त के बगैर बाहर थी वो बर्दाश्त। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। आपके भाइयों को पता था? कब पता चला आपको उनके? आपके भाइयों को घर में कब पता चला? जब ये कोकीन मैंने जब स्टार्ट की ना, तब उनको पता चल गया था कि ये नशा करने लग पड़ा, क्योंकि कोकीन भी एक ऐसा नशा है जो बर्दाश्त से बाहर है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपने सड़क पे पड़े हुए वो जो लोग गिरे होते हैं उनको कभी देखा है इस तरह? बहुत। उनके साथ कभी किया आपने नशा? उन्हीं से लेते थे हम लोग। उन्हीं से? लाहौर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे नशा ना मिलता हो। लाहौर में कोई ऐसी जगह नहीं? कोई ऐसी जगह नहीं। नशा सबको अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत इजीली। डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताता हूँ, अंदरून शहर के अंदर कई ऐसी गली, मुझे मेरे दोस्त एक रास्ते में मिला, पुराना दोस्त। उन्होंने कहा, बाट साहब पार्टी गेट दे केड़ी गली का ना लवो जिथे तुहानू आइस नहीं लभदी। अभी आपको चेंज होने का ख्याल कैसे आया? आपने कैसे सोचा कि मुझे यहाँ पे 1 मंथ हो गया है। अच्छा। और मैं अपने आप को नई जिंदगी महसूस कर रहा हूँ। क्रेविंग्स होती है आपको? वो शुरू में टाइम में होती थी। अच्छा। लेकिन जिस तरह मेडिसिन हमें मिलती थी, वो 2-3 दिन क्रेविंग रही है। अपना दिल क्या करता है, अपना ज़मीर क्या कहता है, अब क्या करना चाहिए? अब इस छोड़ के एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, वापस आना चाहिए। जो वक्त गुजर गया उसको भूल के आगे नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। अल्लाह ताला आपकी मदद करे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं भाई। भाई कब स्टार्ट किया? मैंने कॉलेज लाइफ से स्टार्ट किया था। कॉलेज लाइफ में? स्कूल में बच गए थे? स्कूल में बच गया था। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मतलब मेरा ड्रग ऑफ यूज था हैश। सिगरेट से पहले? जी। अच्छा। और बेसिकली मैं पेशावर का मेरी लिविंग पेशावर किया। कजन वगैरह वहीं पे यूज करते थे, उनके साथ ही मेरा इन्फ्लुएंस हो गया था ड्रग का। ठीक है। उसके बाद लाहौर में क्या नाम है, यूनिवर्सिटी लाइफ हो गई इधर। मतलब मैंने स्लीपिंग पिल्स का भी यूज किया था। स्लीपिंग पिल्स यानी कि जो मेडिसिन होती है, जो नींद की गोलियां होती हैं। क्यों ऐसा क्यों किया? क्या वजह बनी? कोई रीजन था? मतलब बाज़ दफा ऐसे होता है कि मुझे तकलीफ हो रही है किसी को, नहीं किसी चीज की तकलीफ किसी चीज की भी नहीं हुई, बस प्लेयर के लिए धोखा दे गई कुछ ऐसा? नहीं, इस तरह की कोई भी चीज नहीं थी, प्लेयर के लिए यूज की थी मैंने। ठीक है। और यानी कि कोई परेशानी नहीं थी? एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया। एनवायरमेंटल फैक्टर था कि एक गैदरिंग में पेरेंट्स को पता चला? पेरेंट्स बेसिकली मेरे फादर फार्मासिस्ट हैं, तो उनको बीच में पता चलता गया था। फार्मासिस्ट हैं तो उनकी मेडिकल स्टोर से तो नहीं कुछ उठा लेते थे? नहीं, उनके मेडिकल स्टोर से नहीं, वैसे हमें मतलब कि कुछ जगह होती थी जो सर्टन फार्मेसीज होती थी, वहाँ पे अवेलेबल हो जाती थी ये चीज़ें। अवेलेबल हो जाती थी? हाँ जी। उसके अलावा पार्टीज पे जाना। अच्छा, खुद को कब दुख हुआ ड्रग्स करते हुए कि यार ये मैं किस अजाब में पड़ गया हूँ? वो कौन सा टाइम था? एक एंड आता है बंदे का, मतलब कि खुद ही गिर जाता है बंदा कि अब ये इस चीज को एक एंड करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। जब कभी लगा कि यार किस चीज में पड़ गया? हमें यहाँ पे एजुकेट भी किया जाता है इस चीज से, ये हमें रियलिटी से डिटैच कर रही होती है सारी चीज, हमें नहीं पता चल रहा होता हम क्या कर रहे होते हैं असल में। माशाल्लाह तुम पढ़े लिखे आदमी हो। हाँ तुम जी। माशाल्लाह आगे जाओगे, कोई
कोई बड़ा बड़ा आदमी बनोगे। जी। तो ये सारी चीजें जो सी हैं, तुम्हें किसी टाइम पे ऐसा लगा नहीं कि यार अगर मैं ये ड्रग्स करता रहा, खुद को कमजोर करता रहा, तो इस रेस में तो बाकी लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, और इसीलिए क्या नाम है, रिकवरी की तरफ होने के लिए मैं इस तरफ को भी आया कि रिकवर होना चाहिए, और ताकि सोबैरिटी की लाइफ आप एक जो सोबैरिटी की लाइफ होती है वैसे गुजारे बंदा, और एक असलियत वाली जो जिंदगी होती है उसमें आगे शर्मिंदगी कब हुई इस ड्रग्स को करते हुए, जब लगा होगा यार लानत है यार मेरे? शर्मिंदगी तब होती थी जब फील होता था कि पता चलता था कि ये इसका बेटा है, ये इसकी औलाद है। अपने पापा का जब नाम आता था तो वहाँ से एक शर्मिंदगी फील होती थी कि वहाँ से भी फील होता था कि यार मेरे घर वालों की भी बेइज्जती हो रही है, फिर खानदान में बेइज्जत होना, मतलब ये इस तरह का लड़का, ये इस तरह का लड़का, ये इस तरह का लड़का, बुरा लगता था। बुरा फील होता था। उसके अलावा सोसाइटी में कुछ दोस्त हो गए वो अच्छे थे जो कहते थे कि क्या नाम है, अच्छा नहीं कर रहे अपने साथ, वरना ज़्यादातर गैदरिंग बुरों की थी, बुरों में फंसे रहे। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, और आप जिस काम की तरफ आए अल्लाह ताला आपको इसमें ताकत दे। मेरी दुआ आप तीनों के लिए है भाई। डॉक्टर साहब, अब ये रिहैब का आइडिया कैसे आया आपको? क्या आपका मोटिव क्या है इसके पीछे? देखें, एग्जैक्टली मेरा वही मोटिव है जो आपका ये प्रोग्राम करने का है, जिसमें आप चाहते हैं कि नौजवान नस्ल को बचाया जाए। और मैं अपना ज़ाती तारुफ अगर आपको कराऊं तो मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, और जब मैं ये देखती हूँ कि लोग अपने आप को अपने ही हाथों ख़त्म करने की तरफ जा रहे होते हैं, तो फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं उनके साथ कुछ ऐसा काम करूं कि वो अपने रिसोर्सेज को अपनी फलाह में इस्तेमाल करें, अपनी भलाई में इस्तेमाल कितने अरसे से आपने रिहैब ये शुरू किया? मुझे सर तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं जिसमें मैं अपना काम कर रही हूँ। इससे पहले मेरा कोई 20 साल का एक्सपीरियंस है रिहैब का। जी बिल्कुल। इस जिंदगी में कोई ऐसे कैरेक्टर, कोई ऐसा, क्योंकि आप हर रोज लोगों से मिलती हैं, हर रोज बच्चों से, छोटी उम्र के भी होंगे, नौजवान होंगे, बड़े भी होंगे, कोई ऐसा आपका पेशेंट इसकी वजह से आपका दिल बहुत दुखा हो कि ये भी इस तरफ आ गया? बाज़ पेशेंट ऐसे दिल के साथ अच्छा, मैं एक बात आपको बताऊं, जितने लोग मेरे पास आते हैं यहाँ पर, एक चीज़ कॉमन है उन सब में कि वो सब बड़े शानदार अफराद होते हैं। यानी मेरा मानना बहैसियत एक मौलज, मेरा मानना ये है कि नशे की बीमारी इस पूरी सोसाइटी में से जेम्स को कलेक्ट करती है, हीरे चुनती है। तो अच्छा। जब भी मैं किसी को देखती हूँ तो मुझे तकलीफ़ ही होती है, और लेकिन उसके साथ साथ मुझे मोटिवेशन भी होता है और मुझे एतमाद भी होता है कि इन लोगों को हमारे काम से, हमारी एफर्ट से हम इन लोगों को कोई ऐसा स्पेशल वाकया, मैं फिर दोबारा कुरेद रहा हूँ आपको, कोई कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा वो जिसने आपको कहीं पे पिंच किया होगा कि ये भी? हाँ बिल्कुल पिंच करता है जब मैं बहुत बड़े बड़े लर्नेड लोगों को देखती हूँ, बहुत नाम लिए बगैर बता दें हमें, मैं जानना चाहता हूँ, लोग जानना चाहते हैं। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को देखती हूँ, मैं बहुत सारे पॉलिटिशियंस को देखती हूँ, मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखती हूँ। अच्छा। मैं बहुत प्यारी प्यारी शख्सियात को देखती हूँ। अब मैं नाम तो नहीं ले सकती। नहीं, हम नाम लेना भी नहीं चाह रहे, ये सीक्रेसी होती है। मेरे एक पेशेंट थे जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे, एमबीबीएस डॉक्टर थे। एमबीबीएस डॉक्टर थे। अच्छा। और वो जब रिहैबिलिटेशन में थे तो साइड बाय साइड उनकी एफसीपीएस हो रहा था। किस नशे में थे वो? वो आइस ही कर रहे थे। आइस कर रहे थे? हाँ जी बिल्कुल। और वो स्टिमुलेंट ड्रग लेके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने की साइड पे जा रहे थे। इसका मतलब यंग होगा वो? बिल्कुल यंग थे। और क्या एज थी उनकी? तकरीबन 32 से 35 के करीब उनकी एज थी। हाँ जी, स्पेशलाइजेशन कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारी एडवाइस बिल्कुल भी नहीं थी कि वो अपनी स्टडीज़ को अहमियत दें, हम चाहते थे कि वो अपनी ज़िंदगी बचाने पे काम करें। फिर लेकिन बस वो फिर ऐसा हुआ कि फैमिली को भी लगा कि उनकी पढ़ाई ज़्यादा अहम है, और फैमिली ने उनको पढ़ाई की तरफ ले जाने की जल्दी की, फिर मेडिकेशन भी बंद कर दी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, वो वापस ड्रग्स पे गए और वो कोप नहीं कर सके। तो मेरे लिए निकल नहीं सके, बल्कि उनकी डेथ हुई। और मुझे जब लास्ट ईयर उनकी डेथ के बारे में पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुई थी, क्योंकि हम अपने पेशेंट्स की डेथ के लिए इतने इम्यून नहीं होते हैं। एक कीमती जान चलेगी। छोटी उम्र का कोई पेशेंट, सबसे छोटी उम्र का पेशेंट कितनी उम्र का देखा आपने? मैंने 13 साल 14 साल की उम्र के बच्चे भी देखे हैं। ओहो, 13-14 साल के। किस नशे में? देखें, एक मैं चीज़ आपको बताऊं कि जब कोई ड्रग करता है तो फिर वो हर चीज़ को अपने ऊपर हलाल
करार दे देता है। तो फिर लेकिन किस नशे में थे वो बच्चे? ड्रग ऑफ चॉइस कोई एक हो सकती है, लेकिन वो हर चीज़ ही कर रहा होता है। कौन सी ड्रग में थे डॉक्टर साहब? जो छोटी उम्र के बच्चों को अगर हम देखें तो ज़्यादातर मैंने बच्चों को हैश में देखा है, चर्च में देखा है। चर्च या सिगरेट पीते हुए देखा? सिगरेट स्कूल के बच्चे होंगे? जी बिल्कुल, स्कूल के। आपने थोड़ा डिग आउट किया, इन्वेस्टिगेट किया कि उनको मिलती कहाँ से थी? ये आप तो जानने की कोशिश करते हैं? नहीं, ये तो मेरा बिल्कुल भी जॉब नहीं है ना। मैं लेकिन बच्चों से पूछते तो होंगे कि मिलती कहाँ से है बेटे? नहीं, बच्चों से हम ये नहीं पूछते कि मिलती कहाँ से है, लेकिन हम बच्चों को ये चीज़ ज़रूर सिखाते हैं कि जहाँ से भी मिलती है उन मीडियम्स पे वो काम करें। क्योंकि हम ये इसलिए बताना चाहते हैं, माँ बाप देख रहे हैं, जो पेरेंट्स बैठे देख रहे हैं, उनको पता चले कि कहाँ से बच्चे यहाँ पर इसको पहुँच सकते हैं और बच्चे इसको पकड़ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता, क्या आपने पूछने की कोशिश की कहाँ से मिलती है? अच्छा, इस हवाले से मैं थोड़े से टिप्स माँ बाप को ज़रूर दूंगी कि माँ बाप अपनी नज़र बच्चों पे रख सकते हैं। अगर बच्चों का पैसों का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है तो माँ बाप, और जहाँ पैसों का हिसाब नहीं मिल रहा तो माँ बाप को फिर समझ जाना चाहिए कि चीज़ें ख़राब है या उनके बिहेवियर्स में डिपेक्ट हो रही होती है ड्रग। क्योंकि जब भी कोई पेशेंट नशा करने की साइड पे जाता है तो नशा उसको मूड मिजाज की ख़राबी दे रहा होता है, उसमें एग्रेशन, उसमें लड़ाई झगड़ा। छोटे बच्चों में क्या कर रहा होता है ये? बिल्कुल, छोटे बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा, गुस्सा और मूड मिजाज की ख़राबी बिल्कुल क्लियर देखी जा सकती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक। डॉक्टर साहब कितने अरसे से इलाज करें? क्या स्पेसिफिकली आप इसी तरह नशे का, ड्रग एडिक्ट्स का इलाज कर रहे हैं? बेसिकली मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ। आई एम ट्रेंड इन इंग्लैंड। माशाल्लाह। पाकिस्तान आने के बाद अब रिहैब चलाते हुए मुझे कोई 20 साल होने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, तो कहानी आपके पास तो ज़्यादा मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने डॉक्टर इत्रा से क्वेश्चन किया था, दुख हुआ, मुझे एक दुख हुआ जो मैंने एक फीमेल को ट्रीट किया। अच्छा। शी वॉज ए प्रोफेसर ऑफ लॉ कॉलेज। ओए होए। लॉ कॉलेज की प्रोफेसर थी और वो एडिक्ट हो गई। उनकी क्या नशा करती थी? वो आपका ये जो हमारे उसमें मैं ज़्यादातर उन लोगों को ब्लेम करता हूँ जो वो लोग डॉक्टर दवाइयाँ लिख देते हैं उनको, नींद की दवाइयाँ, नेलबिन ड्रग्स। नेलबिन इंजेक्शन होता है जो आप पेन किलर के लिए लगाते हैं। ओके। तो वो फिर नशे के तौर, ये भी नशे के तौर पे लोग लेते हैं? बहुत ज़्यादा आजकल तो ये सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम आई हुई है। ठीक है, हमारे ख़ास तौर पे फीमेल्स में ये जो ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स हैं, ये अवेलेबल है। और ये कहाँ से मिलती हैं? ये मेडिकल स्टोर से मिलती हैं। अच्छा, इसमें मैं कोई पूछने वाला नहीं है? नहीं, मैं इसमें यहाँ पे बताना चाहूँगी कि दुनिया की हर ड्रग आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाती है अगर आपकी मालूमात हो इस हवाले से। और पाकिस्तान में कोई अगर 100 लोग नशा कर रहे हैं तो उसमें से 40% तादाद ख़वातीन की है, और ख़वातीन के पास अवेलेबिलिटी जो होती है वो मेडिकल स्टोर की होती है। हाँ। और आप अगर मैं और आपको इसी में एक और क्वेश्चन ऐड कर दूं, आपने किया था कि ये छोटे बच्चों को जो सिगरेट है, चरस वाले कहाँ से मिलते हैं? हाँ। अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। ये जो हमारी पान शॉप्स हैं, ओहो, ठीक है, पान शॉप्स में बने बनाए सिगरेट इज़ अवेलेबल। आप जाएं, उनसे एक सिगरेट ले लें, वो आपको एक सिगरेट दे देंगे। वो पान शॉप जिन्होंने खोखों से शुरू की थी वो आजकल महलों के मालिक हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात के ऊपर। कैसे होता है? वो उनको वहीं से ड्रग्स मिलती हैं। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो वहीं से लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपने किसकी बच्चों के इलाज किए? आपने उनको कैसे देखा? क्या प्रॉब्लम उसमें नजर देखिए, आई? उनमें प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम समझ लें, सोशल क्लास समझ लें, अनएम्प्लॉयमेंट समझ लें, गुर्बत समझ लें। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आप इसमें किसी क्लास को फिक्स नहीं कर सकते। ये अपर क्लास में भी उतनी आम है जो लोअर सोशल क्लास में। आइस जुनसी, अभी स्पेसिफिक मैं अपने सवाल पे आता हूँ, ये बहुत ज्यादा हो गई है। मैं कभी सुना नहीं था हमने इसके बारे में। चर्च का सुना था, शराब पीते हैं सुना था। चर्च के बाद वो एक आगे हीरोइन आ गई जी, हीरोइन लगाते हैं, ये नाम थे, हीरोइन लगा रहा है जी, वो टीके लगाते हैं, टीके भर के लगा दिया, वो ये सुना था हमने। फिर एक चर्च सुना था वो पन्नी पे रख के पीते हैं, पन्नी पीते हैं। हाँ। वो भी हमने देखा है, मीनारे पाकिस्तान इधर उधर लोग बैठे होते हैं। तो ये इसके बाद ये आइस क्या बला है? ये क्या चीज एकदम से आ गई? पार्ट ऑफ हीरोइन ही है ना, आपको स्टिमुलेंट ड्रग है ना। अच्छा। जो कि आपको
वो नहीं, आइस, देखिए हीरोइन है वो पोपी से बनता है, इट्स अ प्लांट। ठीक है, ये सिंथेटिक ड्रग है ना, ये सिंथेटिक है, ड्रग ये बनाई जाती इट्स अ केमिकल, केमिकल से बनाई जाती और ये गोली की तरह होती है या किसी है, तरह पाउडर होता है। पाउडर होता है। तो इसको करते कैसे हैं? अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी आपको मालूमात देना चाहूँगी कि एफिड्रिन और नॉर एफिड्रिन ऐसे कुछ केमिकल्स जो कि पहले मेडिसिन्स में यूज़ किए जाते थे, सिर्फ कुछ ADHD या बाज़-औक़ात ओबेसिटी का ट्रीटमेंट लेने के लिए जिन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता था, उन केमिकल्स को प्रोसेस करके लेबॉर्ट्री में तो आइस बनाई जाती है। ओए होए, यानी कि कोई भी बनाई जा रहा है, ये जिसको वो फार्मूला आ गया वो बनाई जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि मैं यहाँ पर एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल आपको बताऊँगी कि आज से कोई 8-10 साल पहले अगर आप देखते तो आइस की कीमत आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आती थी और ये ज़रा महंगा नशा माना जाता था क्योंकि इसे लेबॉर्ट्रीज़ में प्रोसेस करने वाले हाथ कम थे। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि इसको घरों में बनाया जा रहा है, इसको लोकली इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और ये सबसे ईज़ी टू एक्सेस ड्रग बन गई है। और अगर मैं आपको अपना ज़ाती तजर्बा बताऊं तो मेरे जो मरीज़ पहले कभी साल से हैश करते थे या आइस करते, वो हेरोइन करते थे या ड्रिंक लेते थे, तो अभी वो सब के सब पूरी ट्रैफिक जो है वो आइस की तरफ चली गई है, बिकॉज़ इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान है, इसको बनाना शायद बहुत आसान हो गया है और इसकी अवेलेबिलिटी इतनी कॉमन हो गई है कि और होपफुली अब इसकी शायद प्राइस भी कम होगी। डॉक्टर साहब, हाँ, इफेक्ट क्या है इसका? डॉक्टर साहब, इफेक्ट भी ज्यादा क्या है। करता क्या है ये? ये आपको स्टिमुलेट का मतलब होता है कि आपके ब्रेन को ये हाई कर देता है, हाई कर देता है। आप बहुत किस्म का प्लेयर फील करते हैं, ठीक है, हैप्पी ड्रग कहते हैं। हैप्पी ड्रग भी आप कह लें, ठीक है ना। ये एक, इसके बड़े सारे नाम रखे हैं ये उन्होंने। देखिए एक चेन थी। आप शुरू आपने जैसे अली ने बताया स्मोकिंग से हुए, फिर आप हैश पे आ गए, फिर आप हेरोइन पे आ गए, आप आहिस्ता आहिस्ता अब आप आइस पे आ गए, ठीक है। एक चेन थी जो चलती चलती अब आइस तक पहुंच गई है। जब आप स्टिमुलेट ड्रग लेते हैं तो उससे आपको एक तो हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि हेलुसिनेशंस होती हैं। हेलुसिनेशन ये होती हैं कि आपको एक किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल में ऐसे लगता है कि जैसे आपसे कोई बातें कर रहा है, आपको कोई पैगाम दे रहा है, एक फैंटेसी की लाइफ आपको मिल जाती है। तो इसलिए आप वो जो ये पीरियड होता गोली है, में सुनता था, रेव होती है, वो गोली खा लेते थे, गोली खाने के बाद वो कहते हैं म्यूजिक दिमाग से आर पार होता है, ये उसी टाइप की चीज है। ये सारी स्टिमुलेंट ड्रग का यही है, स्टिमुलेंट ड्रग्स सारी स्टिमुलेंट ड्रग। आप किसी ज़माने में कोकेन ले लें, LSD अच्छा डॉक्टर साहब, लोग स्निफ करते हैं, वो क्या चीज है? स्निफ, हीरोइन स्निफ, वो स्निफ जो कहते हैं स्निफ करते हैं हाँ, वो आप नाक से लेते हैं, स्निफ करते हैं, अच्छा, ठीक है। वो सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह होती देखिए है? सेहत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब ये ड्रग्स लेते हैं आपकी एपिटाइट खत्म हो जाती है, आपको भूख नहीं लगती। आपने देखा है जितने भी होते हैं पतले दुबले से फिर रहे होते हैं, एक्टिव भी लगते हैं बाज दफा। एक्टिव, बहुत सारे लोग एक्टिव होते होंगे लेकिन एंड रिजल्ट में वो एक्टिव नहीं होते, ठीक है, जब प्रोलॉन्ग यूज कर लेते हैं, ठीक अच्छा, है। इसमें ये बात बड़ी अहम है कि ये स्टिमुलेट कर रही है डॉक्टर साहब। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो ड्रग आपको जो इफेक्ट दे रही है ना, इन दी एंड आपसे ये वही इफेक्ट ले लेगी, वापस ले लेगी। अगर आपको कोई ड्रग आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी कर रही है तो साइंस ये कहती है कि ये इन दी एंड आपका वही ब्रेन केमिकल जो है वो रिड्यूस कर देगी जिसने आपका मूड मैनेज करना है। यानी अगर आप जिन लोगों को देखते हैं कि जो ड्रग लेके बहुत ज़्यादा पुरसुकून नज़र आ रहे हैं, इन दी एंड ये लोग बहुत ज़्यादा एजिटेटेड नज़र आते हैं, क्योंकि ड्रग क्या करती है, इसका मैकेनिज़्म ये है कि ये आपका प्लेयर सेंटर हिट करती है और आपका ही ब्रेन का केमिकल आउटबर्स्ट कर देती है, जिसके नतीजे में ये होता है कि वो केमिकल जैसे जैसे आपके अपने ब्रेन के केमिकल रिड्यूस होते जाते हैं, आपको एजिटेशन आना शुरू होती है, आपको चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन, एग्रेशन आना शुरू हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं, डिप्रेशन की स्टेट इतनी इंक्रीज हो जाती है कि बाज़-औक़ात ऐसे लोग खुदकुशी करने की साइड पे भी जाते हैं, बिकॉज इन दी एंड उन्हें ड्रग भी मजा नहीं। हाइपर एक्टिव करती है। हाइपर एक्टिव मैंने आपको बताया ना कि शुरू के दिनों में करती है, जब आप नया नया ड्रग कर रहे हैं तो वो आपके पास ब्रेन केमिकल भी मौजूद हैं, तो वो आपको ये कोई बड़ी उम्र का बंदा ये कर रहा हो तो उस पे ये कैसे इफेक्ट डालती है? कोई बड़ी उम्र का बंदा बड़ी उम्र के लोगों की ये चॉइस नहीं है, ठीक है, उनकी ड्रग ऑफ चॉइस मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है। वो ज़्यादातर किसी ज़माने में जैसे हम अफीम कहते थे, अफीम, हाँ, वो पहलवान भी लेते थे, वो ड्रग ऑफ चॉइस उनकी ये मतलब वो मैंने देखा है कोई बड़े पहलवान जो थे वो अफीम दूध में डाल के घी की गोलियां बना के खाते थे। वो इसी वजह से उनकी ड्रग ऑफ चॉइस, बड़े उम्र के जो लोग होते हैं उनकी ड्रग ऑफ चॉइस वो होती है। हाँ। ये हमारी यंग नस्ल की चॉइस है, ठीक है। स्निफिंग,
अगर कोई बुजुर्ग कर रहा हो तो बुजुर्ग की लाइफ पे असर डालती है? देखें, बुजुर्ग की लाइफ पे अगर तो बुजुर्ग 75 साल का है तो अब हम तो नहीं कहते कि बंद कर दे, ड्रग बंद करने से उसको नुकसान ज़्यादा होगा। ड्रग लेता रहे थोड़ी बहुत नहीं, अगर वो पहले मेरा से मतलब ले कहने रहा का है, ये है कि हाँ। हम ये तो नहीं कहते कि तू लेता रहे, लेकिन ये कि अगर वो एक मिकदार में ले रहा है तो उसको आप डॉक्टर साहब रिकवरी रेट क्या है? एक ड्रग एडिक्ट वापस आ सकता है? आपको किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक पेशेंट था, वो ड्रग पे था, फैमिली ने उसको सऊदी अरब भेज दिया। 8 साल वो सऊदी अरब में रहा। 8 साल के बाद वो पाकिस्तान आया। लाहौर एयरपोर्ट के उतरने के बाद उसने सिम खरीदी। उसने पहला फ़ोन किसको किया? उस बंदे को किया कि डॉक्टर अस्पताल की पिछली साइड पे आ जा, मैं आ रहे हैं। वाह, आज नहीं ना अच्छा, असल में छूटती नहीं होता ये काफिर कि- मुझे आप लगी हुई। देखें, नहीं, मैं बहुत सारे लोग रिकवर मैं हो जाते रीज़न हैं। बता देती इसमें हूँ आपको। डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी। डॉक्टर साहब मैंने क्योंकि पूछा, मैं ANF वालों के साथ भी एक सेमिनार में था, मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये रिकवरी नहीं होती। कोई अगर कहे कि मैं नशा करके वापस नॉर्मल हो जाऊंगा, मैं नॉर्मल नहीं हो सकता। देखिए, बहुत सारे लोग हो जाते हैं, हम ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन इस परसेंटेज कम है वो। परसेंटेज कम आप और कह सकते व्हाट डिपेंड किस पे करता है ये? अच्छा, डिपेंड अपनी मैं पर्सनैलिटी इसमें- पे डिपेंड मैं करता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके घर के हालात क्या हैं, आपको सोसाइटी किस तरह लेती है। बिल्कुल ठीक, क्या कह रही हैं आप डॉक्टर? इसमें मैं आपको अगर अपना जो मॉडल है जिस पे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, अगर मैं उसका थोड़ा सा तारुफ जी करा बताएं बताएं। कि हम ऐसा क्या करते हैं, क्योंकि मेरा जो रिकवरी का रेशो है वो काफ़ी हायर है ठीक है। एज़ कम्पेयर टू मैं बाकी जगहों पे देखती हूँ, तो वही लोग दोबारा आ रहे होते हैं जिन्होंने बार बार रिलैप्स किया है। ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि क्रॉनिक डिसऑर्डर है, जैसे लाइक शुगर है, इसी तरह ड्रग एडिक्शन भी एक क्रॉनिक डिजीज़ है। अब क्रॉनिक डिजीज़ ट्रीटेबल नहीं है, लेकिन ये मैनेजेबल है, और अगर आप इसकी मैनेजमेंट अच्छी सीख के अपनी ज़िंदगी पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, जैसे आप अपनी क्रेविंग की मैनेजमेंट सीख लेते हैं, आप अपने कम्युनिकेशन सीख लेते हैं, आप इमोशनल मैनेजमेंट अपनी अच्छी करना शुरू कर देते हैं, तो नतीजा ये निकलता है कि फिर आपको अपनी ज़िंदगी में उस ड्रग की नीड नहीं रहती जो आपका मूड मैनेज कर रही थी। मैं समझ गया। खवातीन को यहाँ नहीं बिठा सके क्योंकि खवातीन के और बहुत सारे इश्यूज होते हैं। डॉक्टर साहब इसको बेहतर समझती हैं, मैडम इतरत भी इसको बेहतर समझती हैं। खवातीन इसमें क्यों चली जाती हैं? देखिए, ख़वातीन में मैंने बताया ना, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस आपको कहाँ से आ रहा है? मैरिटल स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, या कोई स्टिग्मा आपके साथ अटैच है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ज़्यादातर पढ़ी लिखी ख़वातीन इन्वॉल्व हैं। पढ़ी लिखी? डॉक्टर साहब ये खवातीन जो स्पेशली हैं, जिन औरतों की मैं बात कर रहा हूँ, आपको कितने % जो सी मैरिड ज़्यादा हैं या जो नौजवान लड़कियां वो ज़्यादा हैं? कौन ज़्यादा है इसमें? देखिए, इसमें तो डाटा अगर आप इकट्ठा करें तो डेफिनेटली जो टीनेजर्स हैं, जो यंग गर्ल्स हैं, वो इसमें ज़्यादा शिकार होती हैं। और टीनेज अगर मैं बताऊं तो इट्स सेल्फ अपने लिए एक, जैसे कह लें, एक नुकसान है, जिसमें कि आपके इमोशंस इतने एग्जेजुरेट होते हैं, आपका मूड मैनेज नहीं हो पा रहा होता, तो उसको मैनेज करने के लिए बाज़-औक़ात लोग ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग आपको सुन रहे हैं, ये बच्चे थे छोटे छोटे, स्कूल में थे, वो भी स्कूल में था, भाई भी स्कूल में था, यंग एज में इन्होंने शुरू किया। हम अपने बच्चों को जो देख रहे हैं, माँ बाप स्पेशली देख रहे हैं, बच्चे भी सुन रहे होंगे, हम बच्चों को कैसे बचा सकते हैं? ज़रा कुछ एडवाइस करें। देखिए, ये तो आपने मेरे दिल की बात पूछी है, क्योंकि मैं काम तो कर रही हूँ ऐसे बच्चों को बचाने का जो बच्चे इस दायरे में आ चुके हैं, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं काम करूँ उन लोगों के लिए जो अभी इस दायरे में आए नहीं, यानी मैं प्रिवेंशन पे ज़्यादा काम ये समझें आपका पहला कदम हो गया उसमें। बिल्कुल, मैं अमूमन अवेयरनेस भी करती रहती हूँ कि किस तरह प्रिवेंट किया जाए। तो इसमें बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को बैलेंस लिविंग की तरफ लेके जाएं, यानी मूड की प्रोएक्टिव मैनेजमेंट अगर आप उन्हें सिखाते हैं, आप उनकी नींद, उनके जो कामकाज वो कर रहे हैं और उनकी डे रूटीन, उन सब को अगर आप बैलेंस करते हैं, टाइम बार्ड में चलाते हैं और स्ट्रेस को आने से पहले ही अगर कोप करना सिखा देते हैं, तो फिर इसके नतीजे में ऐसा पर्सन ड्रग्स का सहारा नहीं लेता। बिल्कुल ठीक है। बच्चे को फोन से भी एडिक्शन हो जाती है। हाँ जी, फोन से है। छोटे छोटे बच्चे देखिए, फोन लेके बैठे होते हैं। वो इसी जुमरे में आ जाता है ना कि अगर हम बैलेंस लिविंग नहीं कर रहे
हम बेजा फ़ोन का घंटों, यानी अगर बच्चा फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है तो 8-8 घंटे वो फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है। फ़ोन वीडियो देखें, गेम मैंने खेल रहा है आपको तो पिछले कई-कई दिनों में घंटे। एक प्रोग्राम किया था, वो पबजी में, पबजी के बाद उसने अपने भाई को मार दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये कंट्रोल किसने करनी है? पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स ने। और सेकंड, आप तो इस फील्ड में हैं, मीडिया से रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप हफ्ते में 40 प्रोग्राम टॉक शो चलाते हैं, सियासतदानों को बिठा लेते हैं, कभी महीने में 2 प्रोग्राम कर दिया करें कि ड्रग एडिक्शन क्या है। नहीं, मैं करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है मेरा ना? आपसे ये वादा है। आपसे रिक्वेस्ट हम है ये कि करेंगे, जरूर इसको करेंगे। करें। इसको हम जब प्रमोट करेंगे 2% ही फायदा हो, बिल्कुल ठीक कह चंद रहे लोग हैं। ही सुन लें तो उनको फायदा होना चाहिए। आज आपको स्टोरीज बताई हैं हमने, आज हमने आपको ये बताया कि ये लोग जिनसे हैं ये कौन है, आपको उन लोगों से मिलवाया जो ये करते रहे, और उन लोगों से मिलवाया जो इनको ठीक कर रहे हैं। कोशिश यही है, हम नेक्स्ट प्रोग्राम में भी कोशिश करेंगे आपको और लोगों से बात करवाएं और इसके एस्पेक्ट्स देखें, ANF से बात करें, पुलिस से बात करें कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। और सबसे अहम बात, पेरेंट्स को अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिम्मेदारी माँ बाप की है। माँ बाप हैं जो बनाते हैं एडिक्ट्स, माँ बाप हैं जो बच्चे को उस तरफ लेके जाते हैं, ये माँ बाप की ही जिम्मेदारी है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ इस फील्ड में सबसे ज़्यादा हाथ पुलिस का है। पुलिस अवेलेबल करती है सारी चीज़ें। मुस्लिम टाउन है जैसे कि यहाँ पे पुलिस, सामने थाना है, थाने से आते हैं, आगे खर्चा लेते हैं हमारे साथ। जिस लाइन में चुपुर्जी में यार सामने थाना है, वो सामने चुपुर्जी के अंदर बैठे होते हैं। हाँ, लाहौर होटल है, वहाँ पे भी सारा सिस्टम सरेआम आगे जिस लाइन में हम लगे होते हैं उसी लाइन में वो पुलिस वाले होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं भाईजान। ये मतलब अगर पुलिस किसी को पकड़ती है तो वो ड्रग नहीं पकड़ती, या बंदा पकड़ लेती है, पैसे पकड़ते हैं, वो पैसे पकड़ती है, पैसे पकड़ते हैं और ड्रग डीलर को छोड़ देते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपने बच्चों का ख्याल रखें। आज की कहानी सुन के ना मेरा तो दिल टूट गया है कि बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, जो बच्चे कर रहे हैं उनके बारे में सोचें। अब माँ बाप से गुजारिश ये है कि थोड़ी देर के सुकून के लिए बच्चे को ना तो मोबाइल पकड़ा दिया करें, क्योंकि ये भी हर बीमारी की जड़ बनता जा रहा है। इसमें जो बच्चे वीडियोस देखते हैं, जो 30 सेकंड की वीडियो जो ठक 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 ऊपर कर रहे होते हैं, उसमें 1000 तरह की बुराइयां आपका बच्चा देख रहा होता है। हम देखते थे, हम टीवी पे बंदे को सिगरेट पीता देखते थे, या टिकटॉक पे लोग सिगरेट पी रहे होते हैं, नशा कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ हरकतें कर रहे होते हैं। अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाएं, सिर्फ थोड़ी देर के इस सुकून के लिए कि ये रोएगा नहीं, मुझे तंग नहीं करेगा, उसको मोबाइल ना दे दें, उसको उन चीज़ों की तरफ ना लेके जाएं जिससे आगे जाके आपको पछतावा हो, आपके बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो। वो ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर और अल्लाह ताला आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।